हेलो बच्चों। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। और बात करूँगी आज भारतीय नृत्य कलाओं के बारे में। आपके एक चैप्टर भी है जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, इन सब के बारे में डिटेलिंग है। तो सबसे पहले तो भारतीय नृत्य है क्या, कैसे ये मनुष्य के जीवन में आया, क्या हुआ। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो यही पाएंगे कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव, एक प्राणी इस पृथ्वी पर है जिसके मन में उद्गार उत्पन्न होते हैं, मतलब भावनाएं जागृत होती है मनुष्य के मन में। पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी मात्र जिसके मन में, हृदय में उद्गार उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं उद्गारों को जब वह उद्गारों को वाणी से वो बोलता है, और जब वाणी और वही वाणी को जब हम चेष्टाओं में करते हैं, अपने अंगों से करते हैं, तो वही कला का नाम ले लेते हैं। तो यही कला है। तो क्योंकि मनुष्य जो अपनी भाषा है, भाषा, और आपको मालूम है कि पहले तो सांकेतिक भाषा ही होती थी, वाणी बनी ही नहीं थी। तो पहले तो यही था कि मतलब अपने चेष्टाओं के माध्यम से ही बताते। बुलाना था तो केवल इशारा करते थे, शब्द तो थे ही नहीं ना उस वक्त। तो केवल आंगिक चेष्टाओं से ही आप किसी चीज़ को समझा सकते थे। और यही क्रम आगे अनवरत बढ़ता गया। गाना बजाना और नाचना प्रफुल्लित मन की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो आगे जब हम बात करते हैं, जब भी हम खुश होते हैं और अपनी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि और आदमी गाना गाता भी तब है जब वो खुश होता है, जब उसको कोई खुशी मिलती है, या फिर वो नृत्य भी तभी करता है जब उसको कोई खुशी होती है। तो जब खुशी को व्यक्त करने के लिए जब वो गाता है, गुनगुनाता है, कभी भी आप देखेंगे, आप खुश होंगे तो गुनगुनाने लगते हैं और या फिर नाचने लगते हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है मनुष्य की। पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, देवता, दानव और मनुष्य, सभी में यह एक गुण पाया जाता है। तो और इन स्वाभाविक क्रियाओं को जब कोई व्यवस्था दी जाती है, जब कोई इसका एक क्रम तय किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कला कहते हैं, दैट इज़ आर्ट। सो प्रकृति भी इन व्यवस्थाओं का पालन करती है। जैसे खिले हुए पुष्पों का एक निश्चित आकार, निश्चित रंग और निश्चित गंध होती है। एक पुष्प जब होता है, जब वो खिलता है, तो गुलाब का है, तो आपको पता है गुलाब खिलता है और उसकी गंध कैसे होती है ना। तो वो उसका भी एक निश्चित क्रम है कि वो कब मतलब कितने टाइम में वो खिलेगा, कितने टाइम में वो उगेगा, ये सब एक निश्चित क्रम है। तो यह संभव नहीं कि चमेली के खिले हुए फूलों से गेंदे की या गुलाब की गंध आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। गुलाब है तो गुलाब की ही खुशबू आएगी। या पपीते के वृक्ष में आम का पौधा लग जाए, या आम के वृक्ष से अमरूद पैदा हो, ये संभव नहीं है ना। तो ये इसका एक निश्चित क्रम है। जो जैसा है, जिसकी प्रकृति जैसी है वो वैसा ही रहेगा, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं आगे चलती हूँ। और तो जो अपनी लय और स्वरूप में कोई व्यतिक्रम नहीं होने देता, यानी ये एक लय के एक इसको हम लय ही मानेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय में एक वृक्ष, एक बीज बोया जाता है, फिर वो वृक्ष होता है, उसमें खाद पानी दिया जाता है एक निश्चित क्रम में, महीने में, 2 महीने में उसमें बीज अंकुरित होते हैं। तो एक निश्चित क्रम है प्रकृति का तो नियम ही है। सूरज अपने टाइम से उगता है, अपने टाइम से छिपता है, चाँद अपने टाइम से उगता है, चाँद से छिपता है, कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी
कृष्ण पक्ष होता है, तो ये निश्चित प्रकृति का निश्चित क्रम है। और यही क्रमता हमें नृत्य कला के लय के माध्यम से लय को जोड़ती है। मतलब यही क्रम जो है हमें लय से बांधता है, क्योंकि एक क्रम, लय का मतलब एक क्रम, एक गति, एक स्पीड है ना। तो इससे हम तो हमारे जीवन में व्याप्त कैसे हुई? प्रकृति के माध्यम से। एक निश्चित तौर पे घंटा 60 सेकेंड का होता है, मिनट होता है, घंटा 60 मिनट का होता है और मिनट 60 सेकेंड के होते हैं। तो ये सब मतलब एक प्रकृति का नियम है, सब कुछ निश्चित कर रखा है और हमको उसी नियम को फॉलो करना होता है। तो यही सब है। तो जब हम बात करेंगे कि मन में उठी सुख और दुख की अनुभूतियाँ जब गीत बनकर गूंजने लगती है, तो उन्हीं को विभिन्न नामों से पुकार कर किसी राग का नाम दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब चेष्टाओं द्वारा हृदय की अनुभूतियाँ व्यक्त होती है, तो उन्हें विभिन्न मुद्राओं और अंगहारों का नाम दिया जाता है। गीत और नृत्य की सृष्टि इसी प्रकार से। जाहिर सी बात है कि खुशी के पल में जब आप चेष्टाएं करते हैं तो गुनगुनाते हैं, और गुनगुनाते हैं तो उन चेष्टाओं को हम अंगों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वही गीत और नृत्य कहलाता है। तो हमारी जितनी भी शास्त्रीय नृत्य कलाएं हैं वो सब इसी तरीके से आधारित हैं। सबका एक अपना निश्चित क्रम है और सब उन्हीं नियमों का सब पालन करते हैं और अपना अनवरत अपना चलते रहते हैं। तो ये बोलूँगी कि भारतीय नृत्य कला इतनी समृद्ध परंपरा और इतनी समृद्ध परंपरा नृत्य की हमारे यहाँ है, जिसे हम भारतीय नृत्य कला कहते हैं। तो भारतीय नृत्य कला अत्यंत पुरानी कला है, जिसका विस्तार नाट्यवेद में हुआ। उसी के आधार पर भरत ने नाट्य शास्त्र में नृत्य कला को विस्तार से समझाया है। भारत के अलग अलग प्रांतों में शास्त्रीय आधार पर जिन तत्वों को ग्रहण किया गया, उनमें शास्त्रीयता के साथ साथ लोक तत्वों के मिश्रण से कुछ नई शैलियों का जन्म हुआ, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक, छऊ, सत्रिय, इस तरीके की भौगोलिक वातावरण से भारत में नृत्य कलाओं का जन्म हुआ। तो ये मतलब हम लोग नृत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ 8 तरह की नृत्य कलाएं हैं जो मैंने अभी बताई हैं, और इसके बारे में मैं आपको PDF भेजूंगी। इनकी विषय वस्तु क्या है, किस ऑर्डर से नाचा जाता है, किस ऑर्डर में इन्हें नाचते हैं, जैसे और हर एक की विषय वस्तु है और उस विषय वस्तु की क्या विशेषता है, ये सब मैं आपको PDF में भेज रही हूँ। आप उसे पढ़ें, लर्न करें, क्या क्या कंपैरिजन है उनमें, ये देखें कैसे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम इनमें मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम किसी शैली को कैसे पहचानेंगे, ये सब चीज़ें आपको मतलब सोचनी है और करनी है। तो मैं आप लोगों को PDF भेजती हूँ।